हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजहरुद्दीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विद्या भवन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। हमने पिछले वीडियो में द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल अध्ययन किया था। अब बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं और उन अवस्थाओं में सबका डिफिनीशन पूरे डिटेल अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होता है, बुक में 3 प्रकार का पदार्थ की अवस्था परिवर्तन है, कहीं कहीं 5 प्रकार भी दे देता है, लेकिन हम यहाँ पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पाँचों को क्लियर समझेंगे। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन 5 प्रकार का होता है। पहला होता है ठोस, इंग्लिश में सॉलिड। दूसरा द्रव, इंग्लिश में लिक्विड। गैस, इंग्लिश में गैस। तीसरा होता है प्लाज्मा। और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक जो था पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन 5 प्रकार का होता है। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस। तीसरा के बाद चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपको पांचों का अध्ययन करना है, आपको पांचों को याद रखना है, क्योंकि बुक में ठोस, द्रव, गैस ही देता है। क्लास 9th में ठोस, द्रव, गैस ही दिया है। बोस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को भी शॉर्ट में दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ठोस। ठोस क्या होता है? तो हम इन तीनों, पहले ठोस, द्रव, गैस की बात करते हैं। तो ठोस क्या होता है? ठोस तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे में ये मार्कर है, इसका आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है। फिर हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। तो परिवर्तित करेंगे तो अनेक, मतलब द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन और आकार निश्चित होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनमें आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक होता है। प्रतिकर्षण बल से आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है उसके आणविक कण बहुत ही नज़दीक होते हैं। जैसे में समझते हैं, पहले मान लेते हैं ये हमारा ठोस है और इस ठोस में जितने भी कण रहेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कण रहेंगे, बहुत ही नज़दीक रहते हैं। मतलब इनके बीच स्पेस में जगह बहुत ही कम होता है। तो कहेंगे ठोस के आणविक कण बहुत नज़दीक होते हैं। चौथा पॉइंट है इनका गलनांक पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उच्च मतलब जब तक गलने वाला तापमान अधिक नहीं रहेगा तो ये अपने आकार को परिवर्तित नहीं करेंगे। और क्वथनांक भी उच्च होता है। और इसका 5वां पॉइंट है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। केवल फ्रेंड्स, आपको अवस्था परिवर्तन में ठोस के बारे में आयतन, आकार निश्चित होता है, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से बहुत ही अधिक होता है, और इनके आणविक कण जो होते हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं। इसीलिए हम जब इस पर एक्स्ट्रा बल लगाते हैं तो ये अपने अवस्था को जल्दी परिवर्तित नहीं करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच जगह नहीं होता है, न के बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट, चौथा है इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। मतलब इसको गलाने के लिए तापमान अधिक देना पड़ता है, तब ये अपने रूप को चेंज करेगा, और इसका घनत्व भी अधिक होता है। अब बात करते हैं द्रव की। इनका आयतन और आकार। तो इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो कहेंगे आयतन निश्चित
आकार अनिश्चित, इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है अनिश्चित होता है। कैसे? मान लीजिए पानी है, पानी को जब हम लोग ज़मीन पर गिराते हैं तो फैल जाता है, मतलब ये अपने रूप को बदल देता है। बॉटल में रखते हैं, वो बॉटल का रूप धारण कर लेता है। गिलास में रखते हैं, गिलास का रूप धारण कर लेता है। तो कहेंगे कोई भी द्रव हो उसका आयतन निश्चित रहेगा, मतलब 1 लीटर पानी है 1 ही लीटर बॉटल में रहेगा, ज़मीन पर गिराएंगे तब भी 1 ही लीटर रहेगा। तो आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। जिस शेप में आप इसे ढालेंगे उस शेप में ये ढल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसका है, इसका आकर्षण बल। द्रव का आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। और तीसरा पॉइंट है, इनके आणविक कण जो होते हैं ना, ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी दूरी पर होते हैं। मान लेते हैं ये द्रव है और द्रव के मान लेते हैं ये आणविक कण हैं और इतनी गैप बनाए रहते हैं, इसलिए द्रव को हम जब हम बल लगाते हैं तो वे अपने आकार को परिवर्तित करने लगता है। तो कहेंगे इनके आणविक कण ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। और चौथा पॉइंट है, इनका गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। और इसका लास्ट पॉइंट है घनत्व, ठोस की अपेक्षा कम होता है, घनत्व ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो फ्रेंड्स आपको द्रव का याद करना है, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इनके आणविक कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है ये द्रव है और ये आपका ठोस है। तो ठोस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक है, द्रव में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। अब बात करते हैं, हमारा पॉइंट है गैस। गैस क्या होता है? गैस का पहला पॉइंट है आयतन और आकार अनिश्चित होता है, आयतन आकार अनिश्चित होता है। मतलब जब हम गैस को खोलते हैं ना तो वो पूरा ये वायु हमारे वातावरण में फैल जाता है। तो कहेंगे इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। आप जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में इसको ढाल सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके आणविक कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसके आणविक कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे में यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं, ये मान लीजिए हमारा अवस्था है, मतलब कि ये हमारा चित्र है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर रहेंगे, इसीलिए बहुत ही तेज़ी से फैलता है। और तीसरा पॉइंट है इसका घनत्व बहुत कम होता है, घनत्व बहुत कम होता है। क्वथनांक गलनांक बहुत कम होता है। आप इतना याद रखेंगे कि गैस, फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ठोस की हम बात कर रहे थे, इनका आयतन आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। गैस का न तो आयतन निश्चित न तो आकार निश्चित होता है। अब इनका आकर्षण बल, ठोस का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, द्रव का आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैस का आकर्षण बल ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। तीसरा पॉइंट है इनका आणविक कण बहुत नज़दीक होते हैं, इनके आणविक कण ठोस की अपेक्षा कम नज़दीक होते हैं और इनके आणविक कण
ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, इनका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, इनका गलनांक क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है और इसका बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये जितना पॉइंट आपको ये बताया गया है आप इसे अपने नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों आपको डिफिनीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथी अवस्था है हमारा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कर रहे थे पदार्थ की चौथी अवस्था, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है, ये आप पॉइंट इतना याद रखेंगे, ये प्लाज्मा जो होता है ना, ये प्रकृति की देन नहीं है, मतलब इसको नेचुरल ने नहीं बनाया है, इसको साइंटिस्ट मतलब कह सकते हैं मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। तो कहेंगे ये नेचुरली नहीं प्राप्त किया जाता है, ये नेचुरल नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसे उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत उठेगा, इसे उत्पन्न कैसे करेंगे, प्लाज्मा को उत्पन्न कैसे करेंगे, ये प्रकृति की देन नहीं है, ठीक है, तो इसे उत्पन्न कैसे करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसे उत्पन्न कैसे करेंगे। मान लीजिए जिस प्रकार से हमारे घर में ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट प्लाज्मा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब ट्यूबलाइट में आर्गन प्लस मरकरी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, आर्गन प्लस मरकरी, आर्गन प्लस मरकरी का जब इस ट्यूबलाइट में हम लोग भाप भरते हैं, भाप, तो आर्गन प्लस मरकरी का जब हम लोग भाप भरते हैं, मतलब ये आर्गन और प्लस मरकरी पॉजिटिव होते हैं। और जब हमने इस ट्यूबलाइट में भर दिया, और आप सोचेंगे ट्यूबलाइट एकदम खाली खाली होता है, जब केवल हम लोग यहाँ पर प्लग खोज देते हैं, यहाँ पर प्लग खोज देते हैं तो ट्यूबलाइट जलने लगता है। उसमें न तो कोई वायर होता है, हमारे ये 100 वाट के बल्ब की तरह कोई वायर नहीं होता है, फिर भी ये प्रकाश देता है। तो कारण आप जान लीजिए ट्यूबलाइट का प्रकाश क्यों देता है। जब हम ट्यूबलाइट में आर्गन और मरकरी का भाप भर देते हैं, और यह ट्यूबलाइट हमारा वैक्यूम रहेगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है। जब इस ट्यूबलाइट में आर्गन प्लस मरकरी का भाप भर दिया जाता है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत गति करते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत गति करते हैं। देखिए आप, जब हम धारा को यहाँ से प्रवाहित करेंगे, धारा इसमें एंट्री करेगा, और जब धारा एंट्री करता है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब ये माइनस और प्लस आपस में जब टकराते हैं, ये अंदर आर्गन मरकरी का जो भाप भरा है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग देते हैं वो निगेटिव होता है। जब प्लस और माइनस आपस में टकराते हैं तो चिनगारी उत्पन्न होती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, ट्यूबलाइट प्लाज्मा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसे नेचुरल ने, प्रकृति की ये देन नहीं है, इसे निर्मित के द्वारा उत्पन्न किया गया है। जब वैक्यूम ट्यूबलाइट में, मतलब खाली ट्यूबलाइट में जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न हो, उसमें हम लोग आर्गन और मरकरी का भाप जब भर देते हैं, उस पर जब धारा बाहर से प्रवाहित किया जाता है तो ये धारा इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, मतलब धनावेशित के साथ टकराता है। टकराने के बाद चिनगारी उत्पन्न होती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये पदार्थ की चौथी अवस्था आपको समझ में आ गया होगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ का आप 2 लाइन हम लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे, क्योंकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। जब किसी भी पदार्थ का तापमान तथा दाब दोनों बहुत कम कर दिया जाए
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में बदल जाता है। केवल आपको इतना याद रखना है, किसी भी पदार्थ का तापमान और दाब दोनों को बहुत कम मतलब बहुत कम कर दें, इतना कम कर दें कि वह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को प्राप्त कर ले, मतलब अपने पुनः उसी अवस्था में प्राप्त न हो सके, तो इसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका एग्जाम्पल है पहला सुपर कंडक्टर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सुपर कंडक्टर किस अवस्था का एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे सुपर कंडक्टर 5वीं अवस्था का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ पदार्थ की 5 अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन कैसे करेंगे, ठोस को द्रव में कैसे बदलेंगे, द्रव को गैस में कैसे बदलेंगे, गैस को ठोस में बदलने का पूरा रीज़न समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।